हम लोग कल पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ रहे थे बेटा? आप सभी लोग शांत हो जाओ। हम लोग कल पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस और एक बार उसको रिवाइज करो। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? जल्दी से रिवाइज करो। बोलो मत, बोल क्यों रहे हो? बेटा कल हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? और अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से क्वेश्चन फिर, सही है? जल्दी करो रिवाइज। के बारे में और इस पर नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था ना, तो एक बार जब सही हो जाए तो रिवाइज कर लो। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर अगले दो हो जाएंगे। चलो बेटा, आप लोगों ने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया आप लोगों ने, सबने कर लिया? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? रिवाइज करने के लिए बोला था। चलो एक बार मैं फिर से बच्चों को आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो दोबारा बता दो एक बार, ठीक है? कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक बच्चे का डाउट ये भी है कि म्यूसिस और माइटोसिस, इसमें क्या डिफरेंस होता है और इसमें क्या चीज हमें क्या करनी पड़ती है, चेंजेस हैं, तो वो एक बार समझ लो आप लोग थोड़ा सा। बेटा सेल डिवीजन जो होता है आप लोग समझो, कौन सा? रुको कौन सा है ये से लग रहा है? आपको सेल डिवीजन तो हटा जाएगा, ठीक है? अब अच्छा लग रहा है? इतने दिन से कहाँ थे तुम लोग? ये तो पता था ना स्मार्ट बोर्ड है तो इसमें कुछ नहीं सकता है। चलो ठीक है, हम लोग सेल डिवीजन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा करें, ठीक है? जिससे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ जाए, ठीक है? मैंने आपको बताया था, अब बोलो मत, कोई ध्यान समझ लो। मैंने आप लोगों से कहा था कि सेल जो हमारी डिवाइड होती हैं वो दो टाइप से होती हैं,
एक तो डिवीजन जो होता है उसे बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। हिंदी में बोलते हैं बेटा समसूत्री विभाजन। और एक होता है म्यूसिस जिसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। आप लोगों को पता है जब जाइगोट बना था तो सिंगल सेल थी और सिंगल सेल से 2 सेल हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8, 8 से 16 और आज हमारी बॉडी में पता हम काउंट भी नहीं कर सकते इतनी सारी सेलें हैं। ठीक है, करोड़ों सेलें हैं। ये यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ बताओ? आपकी क्या प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम नहीं है ना? अगर सोचो डीएनए हमारी हर सेल में उतना ही रहना चाहिए तभी तो आपकी सेल फंक्शनल होगी। आप लोग बताओ डीएनए में डिसाइड कौन करता है कि क्या चीज बनेगी? डीएनए। वो सेल में कौन डिसाइड करता है? डीएनए। मैंने कहा था डीएनए में जीन होते हैं और जीन किसी भी कैरेक्टर को हमारी बॉडी में इन्फ्लुएंस करते हैं। और जेनेटिक्स में आपको बहुत चीजें मैं पढ़ाऊंगा भी कि डीएनए का क्या वर्क होता है, कैसे वर्क करता है और जेनेटिक मटेरियल हम क्यों बोलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लो कि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी कि हाँ माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर करता है। कौन? डीएनए। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मेन खेल तो डीएनए का ही है बेटा। आप लोग बताओ अगर हाथी का बच्चा एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट की तरह होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पेरेंट्स से हाथी का डीएनए मिला होता है, उसपे वो वाले जीन्स होंगे जो हाथी के पास होंगे। एक ह्यूमंस का बच्चा ह्यूमंस की तरह होता है क्योंकि ह्यूमंस के जीन होंगे उसके अंदर, ह्यूमंस का डीएनए तो स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। दूसरा क्या होता है समझो बात को, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारी प्रत्येक सेल में जो डीएनए है उसका अमाउंट सेम रहना चाहिए प्रत्येक सेल में। आपकी अगर बॉडी कोई भी सेल ली जाएगी उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। इसका मतलब मैं साफ साफ बोल रहा हूँ बेटा। और 46 का मतलब हम बोलते हैं 46 लेकिन वैसे बोलना चाहिए हमें 23 पेयर। क्या बोलना चाहिए? क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर में। अब मैं यहाँ पे ये बोल दूंगा कि बेटा अगर कोई सेल है, मान लीजिए ये सेल है और इसमें अगर 23 पेयर क्रोमोसोम है, कितने हैं? 23 पेयर। अगर 23 पेयर क्रोमोसोम है तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये सेल कैसी होगी? ये डिप्लॉयड होगी। क्या होगी? डिप्लॉयड, क्योंकि पेयर में क्रोमोसोम है। और अगर इस सेल से मैं 2 सेल बनाऊं, एक से कितनी बनाऊं? 2 सेल बनाऊं, एक इधर मैंने बना ली और एक क्या इधर। अगर इस सेल में भी 23 पेयर हैं और इस सेल में भी कितने हैं? 23 पेयर, यानी कि ये भी सेल डिप्लॉयड और ये भी सेल कैसी है? मतलब सेम क्रोमोसोम रहे ना, तो इसका मतलब ये डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। कौन सा होगा? आपको पता होगा सेल जब डिवाइड होती है तो वो एक बार आपको पता है कि एक सेल साइकिल होता है जिसमें एस फेज होता है, उसमें वहां डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए का अमाउंट डबल जो हुआ वो आधा आधा दोनों में हो जाता है। जब सेल डिवाइड करती है तभी तो क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम कुछ और थोड़ा है, डीएनए का ही तो एक कंडेंसेशन का रूप है। कौन? क्रोमोसोम। ये सेल डिवाइड कर गई तो अब ये तो कहानी हो गई किसकी? माइटोसिस की। जो हम समझ सकते हैं कि ऐसे समझो जब हमें डिवाइडिंग सेल में सेम क्रोमोसोम रखने होते हैं तो वहां पे कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। समसूत्री विभाजन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज में होते हैं म्यूसिस में। किसमें होते हैं? मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें म्यूसिस में। यहाँ कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, वैसे मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको पहले, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे म्यूसिस का सिंपल सा मतलब ये है, म्यूसिस वहां होता है जहां, देखो मैं क्यों बोलता हूँ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम म्यूसिस होता है, क्योंकि बेटा गैमीट की ही सेल को हम हैप्लॉइड बनाते हैं और कोई सेल को बनाते ही नहीं है। अगर आप लोग बताओ जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में सारी सेल डिप्लॉयड होंगी लेकिन मेरा स्पर्म होगा वो सेल कौन सी होगी? हैप्लॉइड। तो इसका मतलब गैमीट ही तो है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिप्लॉयड सेल से बेटा कैसे सेल बनाते हैं? हैप्लॉइड बनाते हैं। तो हमेशा क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? अब मैं एक कहानी समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको बताया देखो मेन जो है वो फेज तो सभी है लेकिन मैं एस फेज की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। क्या हुआ है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है। यहाँ पे 1 से 2 बनी। अब ध्यान सुनना, क्या बताओ बेटा अगली चल के ये 2 नहीं बनाएगी क्या? बनाएगी ना, बनाएगी। और ये भी कितने बनाएगी? ये भी 2 बनाएगी। लेकिन डिफरेंस अब आप लोगों से वहां पे कहा जाता है कि एक सेल से 2, 2 से 4, तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ 1 से 2 से 4। लेकिन यहाँ क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से एस फेज होगा। क्या होगा? और यहाँ पे भी फिर से क्या होगा? अब एस फेज द्वारा हो गया तो इसका मतलब फिर से अभी सेल कैसी बनेगी? डिप्लॉयड। और ये भी सेल कैसी बनेगी? और ये भी सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड। और ये भी कैसी होगी? ये बात समझ गए आप लोग? अगर आपको इतना पल्ले पड़ गया है तो इसका मतलब म्यूसिस बड़ा आसान है। देखो क्या होता है म्यूसिस में, ये होता है ये एक सेल है, ध्यान समझना बेटा। इसके पास क्रोमोसोम कितने हैं? 46।
46 का मतलब डिप्लॉयड सेल है ये, और डिप्लॉयड सेल से हमेशा कैविटी बनते हैं, तो बताइए आपको। अब देखो कति वैसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एस पेज हुआ, क्या हुआ बेटा, एस पेज हुआ यहाँ पे, और एस पेज हुआ तो एक सेल से कितनी बन गई, 2 बन गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे समझना आ गया, इसको समझ में आ गया तो इसका मतलब उसका ये क्लियर हो गया। यहाँ समझने वाली बात बस इतनी सी है खाली, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कहा था जब एस पेज से पहले जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, वो लगभग ऐसे दिखते हैं, अगर बनाए तो ऐसे रखूंगी, लेकिन हम बनाते नहीं है क्योंकि उस टाइम क्रोमैटिन मटेरियल होता है, प्रोफेज में आके क्रोमोसोम बनते हैं ना, और तब तक एस पेज हो चुका होता है। तो हम जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। क्रोमैट 2 नहीं होते हैं क्या, 2 क्रोमैट होते हैं ना एक क्रोमोसोम में, 2 क्रोमैट इसमें 2 इसमें। अब आप लोग बताओ ये 2 क्यों हुए, क्योंकि एस पेज में डीएनए डबल हुआ था। अब ये यहाँ के क्या हुआ, एनाफेज, आपको ध्यान हुआ एनाफेज, वहां पे ये ब्रेक डाउन जाता है, और ये जो डबल हुआ था वो आधा हो जाता है, बस ये हो गया। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस होता है खाली एनाफेज का, बस अगर आपको समझ में आता हो तो। एनाफेज का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो ऐसे क्रोमोसोम हुए थे, जैसे वहां पे हुए ऐसे यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोमैटिड नहीं ब्रेक डाउन होता है, पूरा पूरा क्रोमोसोम चला जाता है। अब आप लोग एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे बेटा 23 खाली 23 कर लूं, और यहाँ पे भी कितने कर दूं, खाली 23, तो बताओ ये सेल क्या हो गई, हैप्लॉइड नहीं हो गई। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ में आती होगी, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैंने 1 से 2 सेल बनाई हैं और डीएनए मॉड डबल किया था, कितना किया था, डबल किया था, लेकिन और ये सेल बन गई हैप्लॉइड, तो इसका मतलब यहाँ डीएनए कंटेंट दुगना होगा। अभी कितना होगा, दुगना। अगर यहाँ डीएनए कंटेंट 2C था, तो आप लोग बताओ यहाँ पे एक सेल में कितना होगा, 4C। देखो एक बार सोचो, या तो मैं सेल जब डीएनए बॉन्ड में डबल किया है वो आधा आधा कर लेता जो यहाँ डबल किया था, तो इसका मतलब इतनी, जैसे 46 यहाँ थे, ऐसे मान लो 46 यहाँ पे थे, मैंने 46 के दोगुने कर दिए, तो कितने हो गए बताओ, अरे कितना हो, 92 होता है, हाँ चाहिए, तो 46 के दोगुने 92 हो गए। अब 46 मैंने कर लिए, तो सेल बन जाती है डिप्लॉयड, क्योंकि 46 इसमें 46 में 46 में डबल किया था। लेकिन अगर मैं बेटा डबल ना वो आधे आधे कर दूं, तो क्या इनमें डबल अमाउंट नहीं रहेगा, बस खाली यहाँ पे ये होता है म्यूसिस फर्स्ट, कौन सा होता है, जहाँ पे मैंने सेल तो हैप्लॉइड कर ली, लेकिन डीएनए कंटेंट अभी आधा नहीं किया है, जो डबल हुआ था एस पेज में, और इसके बाद फिर से डिवाइड करती है एक सेल से 2 सेल। अब आप लोग बताओ बेटा, क्या यहाँ पे दोबारा एस पेज होगा, नहीं, क्योंकि डीएनए बॉन्ड डबल है ऑलरेडी, और सेल हैप्लॉइड हो चुकी है। हमें तो इस वाले डिवीजन में मिली सेकंड में खाली डीएनए कंटेंट आधा करना है बस, अब वो हम आधा कर देंगे, और इसीलिए 2 से कितनी सेल बन गई, 4। अब यहाँ पे एस पेज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सेल कैसी जाएगी, 23, और यहाँ पे क्रोमोसोम कितने होंगे, वो हैप्लॉइड सेल होंगे, ये भी 23 हैप्लॉइड, ये भी 23 और हैप्लॉइड, और ये भी 23 और हैप्लॉइड। अब आप लोग बताओ, तभी तो हम लोग बोलते हैं, अब ये वाला डिवीजन कौन सा हुआ बेटा, म्यूसिस सेकंड, कौन सा हुआ, म्यूसिस सेकंड। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग बोलते हैं म्यूसिस में एक सेल से 4 टोटल सेल बनती हैं। अगर सोचो, अगर यहाँ पे एस पेज द्वारा होता तो माइटोसिस नहीं हो जाता ये, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सेल से 4 सेल, और इसमें एक सेल से 2 सेल, डिवाइड तो सबको होना है लगातार, ये बात समझे। अब दूसरे तरीके समझो, ये तरीका और देख लो अगर समझ में आ जाए तो। यहाँ पे देखो, एक ही और समझो, अगर मैं यहाँ पे सपोज जस्ट एग्जांपल दूं आपको कि मेरे पास 20 रुपए हैं, सपोज मानो, और मुझे यहाँ से मैंने एस पेज में कितने कर लिए बेटा, 40, ऐसा समझ में आ जाएगा आपको, 40 कर लिए। अब मैं इसको आधा आधा कर दूंगा, तो 20 इसे दे दूंगा, और 20 देखो बराबर रहे, बराबर रहे, डिप्लॉयड सेल से कैसी बनी, डिप्लॉयड। अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ 20 है मेरे पास, मैंने एस पेज में कितने किए, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब ये तो होता है डीएनए का अमाउंट डबल करना। अब आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे 40 है, सही है, अब मुझे इनके आधे आधे करने हैं, इसके आधे करने हैं, 20 के 10 और 10 यहाँ करने हैं, तो आप लोग बताओ क्या इसके पास रुपए की क्वांटिटी ज्यादा नहीं रहेगी, वही तो आप फिर से आधे आधे करनी है, समझ गए आप लोग, बस इतना डिफरेंस होता है। तो अगर आप लोग माइटोसिस में समझ में आ गया हो, तो इसका मतलब अब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। उस पे लिखेगा क्या, सबका लिखा हुआ है, क्लियर हुआ बेटा तुम्हें, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कल जो इसके बाद पढ़ा था, नेक्स्ट क्या पढ़ा था बेटा, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बारे में एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है, कोई बच्चों को कंफ्यूजन रह रहा है अभी भी।
देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है? और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब देखो आप लोग यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, क्या है यहाँ पे मेरी इतनी लंबाई तो मुझे लगता है कितना ऊंचा है, इसकी जो टीचर थोड़े घंटे होंगे वो क्या करते होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। आप लोग ये बताओ बेटा, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था मेल जर्म सेल होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? तो एक तरफ चलना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सेल है, आप लोग बताओ, इधर देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया तो हमारी बॉडी के सेल है ना, तो ये कैसे होंगे, डिप्लॉइड नहीं होंगे। तो मैं साफ साफ लिख रहा हूँ यहाँ पे कैसे होंगे, यानी कि इनके पास क्रोमोसोम होंगे 46। क्लियर? ये तो हमारी बॉडी के सेल है, मेन जर्म सेल है। अब यहाँ पे मैंने कहा था पहले होता है माइटोसिस। क्या होता है बेटा? अभी मैंने आपको समझाया माइटोसिस का मतलब क्या होता है, बताओ। जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहे और सेल डिवाइड कर जाए। तो यहाँ पे आप लोग बताओ, अगर सेम रहेंगे तो ये माइटोसिस होकर सेल का नंबर बढ़ाने के लिए, माइटोसिस ये होता है सेल का नंबर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हुआ? अब अगर आपसे पूछा जाए, बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, वो सेल डिप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड? डिप्लॉइड होंगे, क्योंकि माइटोसिस हुआ है तो ये डिप्लॉइड होंगे। और इनके पास क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 46। ये कहानी समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ इतना? अब इनमें क्या होता है, पहले होता है म्योसिस फर्स्ट। क्या होगा? और जब म्योसिस फर्स्ट होगा तो मैंने कहा था इसको हम बोलेंगे अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे इसको। और आप लोग बताओ यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। कैसा हो जाएगा? और क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? लेकिन डीएनए कंटेंट क्या होगा, डबल, दुगना होगा, क्योंकि सेल हैप्लॉइड कर ली ना हमने। अब देखो इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होगा बेटा, म्योसिस सेकंड। क्या होगा? और म्योसिस सेकंड होगा तो क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखना इस खोरिया से। इधर देखो स्पर्मेटिड्स हो गया और स्पर्मेटिड्स बताओ कैसा होगा, हैप्लॉइड। और क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। ठीक है। अब इसके बाद बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन बोल दो, कुछ बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। और ये क्या बन जाएगा, स्पर्म बोल दो या स्पर्मेटोजोआ। ये कहानी होती है पूरी तुम्हारी किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। यहाँ पे सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वो बोल देगा बताओ स्पर्म इतने हैं तो कितने स्पर्म बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्म चाहिए, कितने प्राइमरी चाहिए। आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे मैं मान लो स्पर्मेटोगोनिया 20 है, कितने तो प्राइमरी कितने बनेंगे, 102 बन जाएंगे। और ये 40 से कितने बन जाएंगे, 80। और 80 से कितने बन जाएंगे, और ये भी कितने बनेंगे, अगर 20 है तो कितने बन जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे आपको, पूरा ट्रेन में चलना है बिल्कुल ऐसे ही। टेबल आप लोग 2 सेकंड बना लो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कितना, अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आपको फायदा हो जाएगा। और आप लोग ध्यान क्या रखना है, बस ये ध्यान रखना है पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है। सही है, समझ गए? ये था तुम्हारा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। देख लो एक बार, किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। बेटा ये हो गया, कल आप लोगों ने समझ लिख लिया था इसके बारे में, क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 नाम बताए थे आपको, एक बताया था क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक बताया था स्पर्मियोजेनेसिस और एक बताया था स्पर्मिएशन। इन तीनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है देखो, देखो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक नाम क्या था बेटा, एक स्पर्म और दूसरा क्या था
था स्पर्मेशन, ये था। यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन, समझ गए? इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से और इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म। बस ये नाम तुम्हें एक से लगते हैं लेकिन डिफरेंट चीजों में अलग अलग है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक क्लियर हुआ? सब बच्चों को क्लियर? चलो अगले बढ़ते हैं। ये क्लियर है सबको? पानी पी लेते हैं फिर अगले मैं कह रहा हूँ पानी पिए लगे लेते हैं, मैं पी लूँ पानी, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना? सही है? पेपर आप लोग को आएगा किसी के? ठीक है, कब का मैं दिसंबर क्लास में इतनी हट गए सर, उधर टाइम कम लेंगे हम, फायदा हो गया तुम्हारा फिर? हाँ, उधर तुरंत हो जाएंगे तो बाद में उधर आने के बाद दोबारा इससे फायदा हो गया। हमारे तो मिडटर्म भी नहीं हुए, अब ऐसा अरे तो तुम खाली पढ़ाई करो, ये बात है सही है। चलो बेटा इधर आ जाओ, ए अब बोलो मत। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे oogenesis। क्या पढ़ेंगे? oogenesis। तो वो समझते हैं कहानी पहले। यहाँ पे देखो oogenesis की कहानी समझते हैं, समझे? ये पढ़े oogenesis। देखो हम लोगों ने जो पढ़ा था तुम्हारा, बोलो मतलब कोई बेटा ये समझ लो, ये बहुत कठिन कहानी है। अभी तुम्हें ये तो समझ में आ गई अच्छे का तरीके से, लेकिन वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये कोई कठिन कहानी नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है? देखो मैंने क्या बताया था, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सही है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रोसेस है। देखो होता क्या है समझो। सबसे पहले मैंने कहा था जब कोई फीमेल कहाँ होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो उस टाइम पे उसका जो वहां पे प्राइमरी ओसाइट होते हैं बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सही है, यानी फॉलिकल वहां पे बन जाते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वहां पे बेटा ओगोनिया सेल होते हैं। कौन सेल होते हैं? ओगोनिया सेल होते हैं। और ओगोनिया सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है। बनता क्या है? प्राइमरी ओसाइट। और प्राइमरी ओसाइट के में म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में वहां पे अरेस्ट हो जाता है और वहां पे कहानी रुक जाती है और उन्हें बोलते हैं हम लोग प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं? ये कहानी समझ गए इतनी? ये कहानी कब होती है? बिफोर बर्थ। मैं इसे दे रहा हूँ। पहले क्या होता है बेटा? ओगोनिया सेल होते हैं। कौन से होते हैं? ओगोनिया सेल है। ओगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस हुआ, क्या बना? प्राइमरी oocyte बना। और प्राइमरी oocyte में के म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट, इतना ही रहना, तो डिप्लोटीन ध्यान रखना वैसे, ठीक है? यहाँ पे आगे कहानी क्या हो जाती है? अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब रुक जाती है यहाँ पे। ये समझ गए? ये जो कहानी है ये है बिफोर बर्थ। कब है? बिफोर बर्थ। और यहाँ पे इनका नंबर जो होता है प्राइमरी oocyte का वो होता है लोगों में 1.5 से 3.5 लाख। कितना होता है? हाँ लगभग कितने? मिलियन नहीं, लाख में होता है। सही है। अब सुनो पहले सुनो, पहले पूरी कहानी सुनो, ठीक है? जो तो लिखा हुआ किताब में उतने पढ़ेंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। फिलहाल मुझे ये बताएं, यहाँ पे 1.5 से 3.5 लाख होता है इनका नंबर, ठीक है? प्राइमरी oocyte का। अब क्या होता है? अब ये स्टार्टिंग जो ये देखो सब लोग ध्यान देखो बेटा, यहाँ पे इसके बाद क्या होता है? बर्थ होता है। क्या होता है? और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। कब तक? इसकी अगली कहानी अब स्टार्ट होती है प्यूबर्टी आने के बाद, ठीक है? प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है? एक oocyte, और ये उस टाइम पे बचते हैं 60 से 80 हजार। कितने बचते हैं? जिन्हें बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोलते हैं? फॉलिकल। और ये बचते हैं बेटा इस टाइम पे प्यूबर्टी आने के टाइम पे बचते हैं 60,000 से
80,000 बचते हैं जिन्हें बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी oocyte। सही है, यहां तक की कहानी समझे आप लोग। अब क्या होता है, अब ये तो स्टार्ट खेल हो गया, यानी कि पहले का जब प्यूबर्टी नहीं थी। अब आ गई क्या? प्यूबर्टी। तो मैं बोल सकता हूं एट प्यूबर्टी लिखो ना, देख रहे हैं आपको? एट प्यूबर्टी। इस टाइम पे क्या होता है समझो, एट प्यूबर्टी पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक oocyte या एक फॉलिकल हर मंथ डेवलप होता है। क्या होता है? डेवलप होता है, मैच्योर होता है। आपको पता है जब LH और FH का सीक्रेशन होने लगता है, एस्ट्रोजन का होने लगता है, तब ये होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे बोलते हैं, वो डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये बेटा प्राइमरी oocyte है। क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्राइमरी oocyte या हम बोल सकते हैं फॉलिकल। क्या बोल सकते हैं? सही है। ये कब डेवलप होते हैं? एक मंथ में एक। और आप लोग बताओ लगभग पूरे लाइफ स्पेन में मैंने कल बताया था 412। कितने बताया था? 412 खाली एग डेवलप होते हैं, बकाया सब बेकार हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगले देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये जो प्राइमरी oocyte है, सही है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ याद रखने के लिए। वैसे आपको अभी किताब पढ़ाऊंगा तो वहां पे रन करवा दूंगा, लेकिन आप लोग समझो खाली कहानी। देखो यहाँ पे पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी oocyte होता है उसके ऊपर कुछ सेल आ जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेनुलोसा सेल। अभी मैं बना के दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, खाली टाइम बर्बाद मत करो। और जब ये ग्रेनुलोसा सेल की मेम्ब्रेन आ जाती है ऊपर, किसके ऊपर? प्राइमरी oocyte के ऊपर, तो इसी को बोलते हैं बेटा क्या? क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। समझ गए आप लोग? और फिर इसके देखो इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर अब ये ग्रेनुलोसा सेल आ गए, पूरी मेम्ब्रेन हो गई प्राइमरी oocyte के ऊपर। ये समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद क्या होता है, एक मेम्ब्रेन आती है, इसे बोलते हैं थीका मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? थीका मेम्ब्रेन। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा, आप लोग इतना ध्यान रखना, खाली ज्यादा खोलिए ध्यान मत रखना। पढ़ने में कितना ही पढ़ो लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको क्या मतलब, समझ रहे हो? और मैं बार-बार आपसे कहता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको वहां पे ये नहीं करना है कि पीएचडी करनी है, मास्टर बनना है मेरी तरह। ठीक है, आप लोगों को तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बात खत्म, कैसे ही हो जाए। थीका मेम्ब्रेन से उसके ऊपर आ जाएगी, ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर, तो उसी को बोलेंगे बेटा क्या? अभी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल हो गया, अब क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। समझ गए आप लोग? ये कहानी कब चल रही है भाई? 5 दिन के बाद 13 दिन तक, मतलब हर मंथ ऐसा होता है। प्यूबर्टी के बाद, हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंसेस पीरियड से पहले दिन से मेंस पीरियड स्टार्ट हुआ है, उसके 5 दिन तक मेंसेस पीरियड, उसके बाद 13 दिन तक, 13वें दिन तक, मतलब 13 दिन तक 13वें दिन तक। सही है। और इसके बाद थीका मेम्ब्रेन के बाद एक कैविटी आ जाती है जिसे बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? एंट्रम कैविटी आ जाती है इसके अंदर, तो इसी को बोलते हैं क्या? टर्सरी। क्या बोलते हैं? टर्सरी फॉलिकल। इतनी बात समझे आप लोग? एंट्रम कैविटी आ गई, और एंट्रम कैविटी के बाद वहां पे कुछ और मेम्ब्रेन होती है, जोना पैलिसिडा होती है, कोरोना रेडिएटा होती है। ठीक है, ये सब आती है, तो मैं एक लिख दे रहा हूं, जोना पैलिसिडा आ जाती है, तो इसी को बोलते हैं क्या? मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, ये कहानी देख चल रही है, इसी को बोलेंगे हम लोग मैच्योर फॉलिकल, या बोल सकते हैं क्या? ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो, अभी आप लोग बैठे रहना, ये मेजर फॉलिकल डेवलप हो गया, अरे नहीं, सो काटने लगते हो, ये मेजर फॉलिकल डेवलप हो गया, ये कब हुआ? 13वें दिन। कब हुआ? अब 14वें दिन क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? और यहीं पे ध्यान रखना, जब ये होता है सेकेंडरी फॉलिकल, तो यहाँ पे फिर से डिवीजन होता है, मेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और मेज सेकंड अरेस्ट होता है, और वहां पे बन जाता है क्या? सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाता है? तो यहाँ पे हम लोग अब इसको प्राइमरी oocyte नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। ये बात समझ गए आप लोग? और सेकेंडरी oocyte जब इस जो ऊपर का कवर है इससे रिलीज होता है, वही तो होता है ओवम,
और वो कब होता है 14 में, कब होता है, और वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पलावर रीजन में जाएगा और अगर उस दिन स्पर्म आ गया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ये पूरा प्रोसेस होता है बस। अब ये वाला प्रोसेस कब होता है, एट प्यूबर्टी और मंथ में एक बार, एक एग के साथ, ठीक है। और ये वाला जो चल रहा था वो सारे के साथ हुआ था एक साथ, ठीक है। तो ये दो कहानियों में आपकी पूरी ओरिजिन होती है, समझ गए। अब देखो क्या होता है, 1 से 5 दिन मेंसेस पीरियड, 5 से 13 दिन तक ये डेवलप होता है हर मंथ फीमेल्स में। 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो आपको पता है 28-29 दिन के बाद फिर से वही मेंसेस पीरियड स्टार्ट हो जाता है और उसके अगले मंथ में फिर से नेक्स्ट एग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, ये फॉलिकुलर फेज इसीलिए तो बोलते हैं, यही वाला फेज जो मैं बताता हूँ बार-बार 5वें दिन से 13वें दिन तक फॉलिकुलर फेज। और आपको पता है वहीं पे यूट्रस में क्या हो रहा होता है उस टाइम, एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन बन रही है, समझ गए आप लोग। तो ये एक बार लिख लो, अगर लिखो तो शॉर्ट में बढ़िया है, ठीक है। बगैर किताब में पढ़ेंगे। और ये आप लोग सबके पास कॉपी है बताओ बायोलॉजी की, किसी भी दिन कोई आके चेक कर सकता है, ध्यान रखना। मैं बता दे रहा हूँ आप लोग कॉपी लेके आया करो, भले ही खोला मत करो और कुछ ना कुछ जरूर उस पे लिखते रहा करो। ये आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं। मैं लिखवाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, फिर समझा नहीं पाऊंगा ज्यादा, ठीक है। तो आप लोग कोर्स किया करो, घर पे जाके नोट्स बना लिया करो, ठीक है। घर पे जाके यहीं पे जो भी कोर्स किया करो लेकिन कॉपी बनाओ और साथ में बैग में रख के लाया करो जब आते हो पूछूंगा, ठीक है सभी लोग।
सभी बच्चे कॉपी लेके आया करो, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? किसी दिन भी चेक कर सकते हैं। कहीं कह दो सर माइंड में आया जैसे ग्रुप में लड़की दिख रही थी। चलो एक बार फिर समझते हैं, ठीक है? अगर लिख लिया हो तो नहीं लिखा है देखो। बेटा लिख रहे सब लोगों ने? बताओ लिख रहे हो? देखो एक बार मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और सही बच्चे बेटा घर पे स्मार्ट नोट बनाते रहो अपने आप से। स्मार्ट नोट का मतलब होता है शॉर्ट नोट। स्मार्ट बोर्ड नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग कॉपी लिया करो। अच्छा आप लोग पढ़ाई कैसे करते हो? कि रावण तरह पढ़ते हो बैठ के आराम से ऐसे पढ़ रहे हो? ऐसे नहीं पढ़ना है, आप लोग कॉपी लेके पढ़ा करो। हाँ, और वही नोट होते हैं हमारे, क्या होते हैं नोट्स का मतलब क्या होता है? बस वही तो होता है। हाँ मतलब शॉर्ट में, क्या मैंने देखा भी नहीं, शॉर्ट में चीजें लिखते रहा करो, बात खत्म। और हमेशा पढ़ाई करने का तरीका ही होता है, एक हाथ में पेन होना चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, और प्रॉपर ऐसे नहीं रफ की तरह। अभी डॉक्टर नहीं बने हो, मतलब फेयर की तरह लिखना है, हेडिंग में डाल के और बढ़िया करके। अगर आपने एक बार ऐसा कर लिया तो आपके वो पूरा माइंड चीजें हो जाता है। वो शॉर्ट नोट नहीं होते, वो तो हमारा पढ़ाई करने का तरीका होता है। तो डेली इतना काम नहीं कर सकते हो क्या? हाँ बस तुम्हारे, मैं थोड़ा ना पढ़ूंगा उन्हें, तुम्हारी समझ आनी चाहिए, ये तो बोल रहा हूँ। हाँ तो ऐसे ही कर लो बस, तुम्हारी समझ आना, ठीक है? और सभी बच्चों बेटा ये क्या करो बच्चे जाके, ठीक है? जो भी नहीं करेगा तो फिर मेरे पास कोई कैप्सूल तो है नहीं तो आपको दूंगा, और बायोलॉजी पूरी अंदर ऐसा तो है नहीं, नमक पी के एकदम का आमिर खान हूँ, समझ रहे हो? जो मैं ऐसे हाथ पकड़ के तुम्हारे अंदर एनर्जी डाल पकड़ दूंगा। कहीं ना कहीं मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? तरीका बता सकता हूँ मैंने, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आमिर खान यहाँ पे कोई नहीं है, सबको पढ़ाई करनी है, ठीक है? और पढ़ाई करने का एक ही तरीका है बस, खाली जो बता रहा हूँ बार बार, जो इतना पढ़ेगा वो उतना बढ़ेगा नहीं, अच्छा नॉलेज अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ वैसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ जाओ अभी। एफनेट फ्रंट क्या डिफरेंस होता है? अरे नहीं, इसमें कौन सी
इसमें देखो अपने आप देख लो, आप लोग बताओ ये प्राइमरी साइड है कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। हाँ ये डिप्लॉयड होगा और इसके म्यूजिक फर्स्ट का प्रोविज फर्स्ट हुआ है तो अभी हैप्लॉइड ट्रांसफर हो जाएगा, म्यूजिक फर्स्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, समझ गए? और ये वाला हैप्लॉइड हो जाएगा कौन सा? सेकेंडरी साइड, क्योंकि वहां म्यूजिक फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड, समझ गए? अगले देखो, एक दूसरी कहानी देखो, अब इसे दोबारा समझे, एक बार फोकस कर लो आप लोग सब लोग, फिर हम लोग किताब पढ़ेंगे थी, एक बार हो जाएगा। कौन सा? ये प्राइमरी फॉलिकल में वो हो जाता है उस टाइम पे, अभी मैं देखूंगा किताब में थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन रह रहा है सर, ठीक है? अरे प्राइमरी फॉलिकल में वो म्यूजिक फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट, नहीं होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में होता है ना, तो प्राइमरी तो डिप्लॉयड ही होगा। हाँ बस इधर देखो आप लोग, अब समझ लो एक बार, मैंने क्या बताया पूरी कहानी द्वारा समझ लो, ठीक है? फिर आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये तो केस कब है? एट प्यूबर्टी का, और ये केस कब है? बिफोर प्यूबर्टी। मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे बिफोर बर्थ तो नहीं, हाँ बिफोर बर्थ बोल दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, पहले क्या हुआ? ओवोनिया सेल थे, जब कोई गर्ल होती है वो कहाँ होती है? एम्ब्रियो स्टेज में, ओवरी बन जाती है, उसके बाद ओवोनिया सेल होते हैं, उनमें माइटोसिस होता है और क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte। सही है? प्राइमरी oocyte में म्यूजिक फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है वहां कंडीशन, और वहीं रुक जाता है, समझ गए? और उसके बाद बेटा ये प्राइमरी oocyte ओवरी में रहते हैं कब तक? जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, ये ऐसी रहेगी ओवरी में बस, सही है? और इसके बाद क्या होता है बेटा? जब प्यूबर्टी आती है तो आपको पता है हार्मोन का सीक्रेशन होता है, उसके बाद कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये स्पर्म की तरह नहीं है कि सारे 100 मिलियन स्पर्म एकदम क्या बन गए या मैच्योर हो गए 200 मिलियन, ऐसा नहीं होता है। यहाँ खाली एक ही oocyte बस मैच्योर होना है, बस एक खाली प्यूबर्टी के बाद, समझ गए? तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, वो तो खाली एक बार होता है बस, सही है? लेकिन यहाँ पे जो डेवलप का मतलब है कि जो oocyte है उसके ऊपर मेम्ब्रेन आती रहती है, मेम्ब्रेन आ जाएगी, एंटर कैविटी आ जाएगी, मतलब बड़ा होता रहेगा, समझ गए? तो मैंने ये बोला कि प्राइमरी oocyte है, इधर देखो हमने इसको क्या बोल दिया? फॉलिकल, क्या बोल दिया? जब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ग्रैनुलोसा सेल, तो ये क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी फॉल, इसी को बस खाली लेयर आ जाएगी एक ऐसा के, जैसे देखो ये है प्राइमरी oocyte, इसके ऊपर ऐसा के लेयर आ जाएगी बस, नहीं समझ रहे हो? अब समझ गए? ये लेयर आ गई तो इसे बोल दिया हमने क्या? प्राइमरी फॉलिकल, इसी को बस। इसके बाद थीका मेम्ब्रेन आ गई तो हमने इसको क्या बोल दिया? सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद एंट्रल कैविटी इसके अंदर आ जाती है, सर की कैविटी होती है फ्लूइड फिल्म, सही है? और वो आ जाती है तो क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी फॉलिकल। और जब जोना पेनिट्रेटा मेम्ब्रेन आ जाती है तो क्या बोलते हैं? मैच्योर फॉलिकल। तब तक म्यूसिस फर्स्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? और म्यूसिस फर्स्ट हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? अभी अगर ये बताओ, ये तो हो गया फॉलिकल, क्या हो गया बेटा? ये तो मैच्योर फॉलिकल हो गया, इसके अंदर क्या होगा? ये वाला, ये होगा सेकेंडरी oocyte, क्या होगा? अब पूरी कहानी समझ में आई? अब देखो क्या होता है, ये रिलीज में कहता हूँ जो ओवम रिलीज हुआ है वो सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो जाता है जब ओव्यूलेशन होता है, और जो ऊपर का पोर्शन होता है जो ना पेनिसिडा, कोरोना रेडिएटा, वो सब बचते हैं वहां पे, और वो बनाते हैं क्या? कॉर्पस ल्यूटियम, जो मैं बोल रहा था आपको, येलो बॉडी बोलते हैं इसे। और वो बाद में जब अगर एग फर्टिलाइज हो गया जाके तो उसका मतलब वहां पे जाके वो टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करते हैं, और कौन सा हार्मोन बनाते हैं? प्रोजेस्टेरोन, जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ये होता है पूरा कहानी, समझ गए? यानी कि प्राइमरी oocyte था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में, और इसके ऊपर क्या आ गए? मेम्ब्रेन आ गए बहुत सारे, और वो मेम्ब्रेन आते हैं उसी को तो बोलते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जो कब होता है? हर मंथ में एक एग के ऊपर एक बार बस, समझ गए? और वो क्या होता है? रिलीज होता है, एक मंथ एक ओवरी से, एक मंथ एक ओवरी से, बस ये होता है। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है बताओ? अब तो मैंने बहुत सिंपल वे में बता दिया, अभी भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ लो किसी। अब हम लोग जो डाउट होंगे किताब से कंप्लीट करना है, ठीक है? किताब एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? पढ़े? क्लियर हो बेटा इतना? ठीक है। ये मेन चीज है, ये स्टोरी समझना जरूरी है कि कब क्या होता है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए कब डेवलप होता है फॉलिकल। एक फॉलिकल कब डेवलप होता है? एक मंथ में,
समझ गए? हर मंथ एक फॉलिकल डेवलप होता है, बस क्लियर, बात खत्म। चलो किताब पे आ जाओ, आ जाए। देखो यहाँ पे देखो, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे ना? नहीं ये तो पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़ते हैं। चलो जब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ है, ये कहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो किताब निकालो बेटा, निकाल ली सब लोगों ने। अब यहाँ से एक करके वही पूरी कहानी माइंड में ध्यान रखना, और जो बनवाया था वो सामने रखो, सब वही लिखा होगा। देखो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले क्या कह रहा है, ये देखो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। क्या बोलते हैं इसको? और मेल का बना था गैमीट, इसको क्या बोला था? स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहा है oogenesis which is markedly different from spermatogenesis। मैंने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और oogenesis बिल्कुल अलग है, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell यानी कि ओवोनिया, ये कह रहा है वहां पे ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवोनिया, मिलियंस से ओवोनिया होते हैं। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कब होते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सही है। अगले देखो कह रहा है आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी। फीटल का मतलब क्या होता है भाई? बच्चा जो डेवलप हो रहा होता है माँ के पेट में, ठीक है, उसको बोलते हैं फीटस। कह रहा है नो मोर ओवोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, दीस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रोफेज फर्स्ट, लिखा है ऑफ द म्यूसिस डिवीजन एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट दैट स्टेज। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाती है। और कह रहा है कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। और इनका नंबर ओवोनिया तो मिलियंस में होता है, लेकिन oocyte का नंबर लगभग मुझे पता है वो 1.5 से 3.5 लाख होता है। यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहो तो देख लो, वरना तो लेने दो। इसके बाद कह रहा है, अब देखो यहाँ ये तक कब तक की कहानी है? जब किसी का जन्म नहीं हुआ है उस टाइम तक की कहानी है। आगे देखो कह रहा है ईच प्राइमरी oocyte। बेटा ये देखो इधर और एक बात समझो, जो मैं फॉलिकल बोल रहा हूँ, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी, उसका डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। उसका तो खाली लेयर आ रही है, वो मैच्योर हो रहा है उसका भी, उससे मतलब है। और जो मैं ये बोल रहा हूँ प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, इसका किससे मतलब है? डिवीजन से। जैसे ओवोनिया थे, वहां मिल्स फर्स्ट हुआ तो हमने क्या बोला? प्राइमरी oocyte। मिल्स सेकंड होगा तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले देखो कह रहा है देन, अब देखो यहाँ पे प्राइमरी oocyte तक की कहानी हो गई। अगले कह रहा है ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर। कौन सी बेटा? सेल एंड देन कॉल्ड द प्राइमरी। अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें कुछ अजीब तरीके से लिखी हुई हैं। जो मैंने आपको बताया वैसे आप ध्यान रखना, ठीक है, कब किस टाइम क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है ग्रेनुलोसा सेल आएगी तो क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी फॉलिकल। अगले कह रहा है a large number of these follicle degenerate, बहुत सारे खत्म हो जाते हैं। और कह रहा है ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, भाई बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। बचते हैं लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। कितने बचते हैं? अब ये नंबर लिखा है तो इम्पोर्टेंट है, अगर वो 1.5 साल 3 लाख नहीं लिखा है तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर वो बोलेगा कि बताओ प्राइमरी फॉलिकल कितने होते हैं कब? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो कितने होते हैं? 60,000 से 80,000। और उसमें डेवलप कितने होने हैं? खाली 412, बकाया और भी खत्म होंगे अभी। अगले कह रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हाँ, दोनों ओवरी में होते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय ए मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड अ न्यू, क्या बोल रहा है? थीका। क्या बोल रहा है? और मैंने क्या बोला इसे? सेकेंडरी फॉलिकल। सही है। जब ग्रेनुलोसा सेल की मेम्ब्रेन आती है तो क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। और जब थीका आती है तो क्या बोलते हैं? अब इसके बाद थीका भी दो पार्ट में बैठा है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ पे देखो अगले क्या कह रहे हैं, secondary follicle soon transform into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity, से क्या बोलते हैं? एंट्रम। आप लोग ऐसे करते ध्यान रख लेना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी ये क्वेश्चन। एंट्रम कैविटी तो टर्सरी फॉलिकल, थीका सेल या थीका मेम्ब्रेन तो सेकेंडरी फॉलिकल, और जब ग्रेनुलोसा सेल तो प्राइमरी फॉलिकल। बस ऐसे ध्यान रखना है आपको। क्या रहता है? थीका इज
ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरना और आउटर कैसा है एक्सटर्ना। थीका भी दो बार डिवाइड होती है, इंटरना और एंट्रम कैविटी आ जाती है। इस सबको मिला के बोलते हैं क्या टर्सरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं बेटा टर्सरी फॉलिकल। ये डेवलप हो रहा है कब 5 से लेकर 13 दिन के बीच में, समझ लो। ये भी ध्यान रखो कहाँ हो रहा है। अगले देखो कितनी कठिन प्रोसेस है ये देखो। अगले कह रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल। हाँ एंट्रम कैविटी थीका डिवाइड हो जाती है इंटरना और एक्सटर्ना में। अगले देखो कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete। अब देखो यहाँ पे स्टर्मा यहाँ पे इधर प्रेम बात मत देखो, इधर देखो यहाँ पे कह रहे हैं जब ये कह रहा है जब टर्सरी फॉलिकल होता है उस वाली स्टेज में देखो कह रहा है इट्स फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? तो अब इसी प्राइमरी oocyte को क्या बोलेंगे? तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सेकेंडरी oocyte और टर्सरी फॉलिकल। क्लियर? बस क्या बोलूंगा सेकेंडरी oocyte और टर्सरी फॉलिकल। अगले कह रहा है इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। बोला है इसमें सेकेंडरी oocyte एंड अ टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी जो खत्म हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी oocyte यही तो होता है जो हम बोलते हैं ओवम ओवम जो बाहर निकलता है। वो कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर? तो पहले बताओ मुझे यहाँ तक कहानी समझ में आई? किसी को पूछना है? जल्दी बताओ। ये आप लोग समझ गए प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte क्या चल रहा है। ये एक साथ डिवीजन नहीं हो रहा है, रुक रुक क्यों हो रहा है? इसलिए यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। पहले हुआ तो प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया, तब वेट किया कितने साल का? 14 साल का। सही है? पूरा क्या हो गया 14 साल का वनवास होता है ना। इसके बाद 14 साल के बाद क्या होगा? जब प्यूबर्टी आई तो उसके बाद फिर से रुक गया। उसके बाद क्या होगा? जब टर्सरी फॉलिकल हो रहा है। और ये एक एक करके होता है, ऐसा नहीं सारे एक प्राइमरी oocyte में एक साथ हो जाएगा। एक हर मंथ एक, समझ गए? और ये क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte और टर्सरी फॉलिकल। क्लियर? टर्सरी फॉलिकल क्यों बोल रहे हैं? वो डेवलपमेंट हो रहा है ना उसका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मेम्ब्रेन आ रहा है। क्यों? oocyte हम लोग डिवीजन के बेस पे बोल रहे हैं और फॉलिकल बोल रहे हैं डेवलप मैच्योरेशन के बेस पे। इधर देखो भाई, देखो इधर देखो। अभी बच्चे हाँ कंफ्यूज तो हो गए हम लोग। इधर देखो थोड़ा सा कहीं समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो oogonia सेल थे। कौन से? मैंने oogonia को प्राइमरी oocyte कब बोला? जब इसमें माइटोसिस हो गया। कब बोला? जब इसमें क्या हो गया तब बोला मैंने क्या? प्राइमरी oocyte। समझ गए आप लोग? और इसके बाद क्या हुआ? प्रोफेज फर्स्ट। सही है? मेरे फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो गया? ये रुक गया। अब तो मैं बोल रहा हूँ oocyte। इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल। ये तो मैं oocyte नहीं बोलूंगा खाली भी। हाँ फॉलिकल बोल सकता हूँ मैंने। अब सुनो यहाँ डिवीजन हुआ है। अब प्यूबर्टी आ गई। क्या आ गई? अब बेटा प्राइमरी oocyte में जब मेयोसिस ये जो चल रहा है प्रोफेज फर्स्ट अरेस्ट हुआ है, यहाँ पे मेयोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट, जैसे वहां हुआ था स्पर्म में। और मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। समझ गए बात को? अब सेकेंडरी oocyte के अब यहाँ देखो ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte एक सेल है, कुछ सुनना है? ये सेल है जो बना दी यहाँ पे सेल है ये। अब सेकेंडरी oocyte है। अब सुनो बात को, ये यहाँ से यहाँ तक जो मेयोसिस बाद में हुआ है ना, तब तक एक एग हर मंथ मैंने कहा था रिलीज भी तो होता है, होना होता है ना। तो इसमें से प्राइमरी oocyte में से, जैसे अभी क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है। इस मंथ एक एग oocyte आएगा और यहाँ मैच्योर होगा। तब बोलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वो ग्रेफियन फॉलिकल। हर मंथ एक। समझ गए आप लोग? और ये यहाँ तक की कहानी ऐसी रहती है हर किसी एग के साथ। क्लियर? अब देखो अब तुम कह कैसे डिफरेंस क्या होता है ये बताओ। भी क्या है? प्राइमरी oocyte है। क्या है? सही है? आप बताओ लियो। अब तुम खुद बता दोगे। मैंने लिख दिया ग्रेनुलोसा। क्या लिख दिया? ग्रेनुलोसा। अब बताओ इसको क्या बोलोगे? पूरे को प्राइमरी फॉलिकल। इसी को बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा? प्राइमरी oocyte। जब oocyte पे लेयर्स आने बस लगती है तो वो फॉलिकल पे चेंज। हाँ प्राइमरी फॉलिकल बोल देंगे। इसके बाद अब इस पे आ जाएगी थीका मेम्ब्रेन तो क्या बोल देंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। एंट्रम कैविटी आ जाएगी तो क्या बोल देंगे? टर्सरी फॉलिकल। और इसके बाद ये जोना पेरिफेरा आ जाएगी तो क्या बोल देंगे? ग्रेफियन फॉलिकल। बस। और ये जो फॉलिकल में चेंज हो रहा है ये कब हो रहा है?
5वें दिन, 6वें दिन, 7वें, 8वें, 9वें दिन, 13वें दिन तक हर मंथ होता है ऐसा, समझ गए। और जब टर्सरी फॉलिकल बन जाता है, मैंने कहा टर्सरी फॉलिकल वाली कंडीशन में आता है, तो उस टाइम पे मेयोसिस फर्स्ट ईयर रहता है कंप्लीट, तो इसी को हम बोलेंगे क्या फिर सेकेंडरी oocyte। समझ गए पूरी कहानी। अभी किसी बच्चों की डाउट है क्या? ये ऐसी कहानी होती है, इसमें स्टेज में समझना पड़ता है आपको, स्टेज बाय स्टेज। अभी भी किसी बच्चों की डाउट है बताओ। फॉलिकल समझ गए कब बोल रहे हैं? जब वो मैच्योर हो रहा है, वही प्राइमरी oocyte। और ये हम कब बोल रहे हैं? प्राइमरी oocyte, ओवोनिया। सेकेंडरी oocyte कब बोल रहे हैं? डिवीजन बढ़ रहे हैं, जैसे पहले माइडस हुआ, उसके बाद मेयोसिस फर्स्ट हुआ, उसके बाद मेयोसिस सेकंड नहीं हुआ है, सोचो पहले वो कब होगा? जब स्पर्म आएगा। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हुआ हम लोग? बताओ सब लोगों को। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, यही तो मैं बोलता हूँ बेटा फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज जो हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें बताऊंगा फॉलिकुलर फेज आएगा ये, वो हर मंथ ही तो आता है। सोचो फीमेल पे कितना ज्यादा चक्कर होता है ये सब। चलो कोई बात नहीं, अब होना होता है। जैसे सेकेंडरी स्टार्ट हो गया, और क्या बोला? फर्स्ट टिनी पोलर बॉडी। अगले दो अभी किसी बच्चों पे डाउट है क्या? अब तो क्लियर होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ओवरी का स्ट्रक्चर, क्या दिखा रहा है? ओवरी। ये पोलर बॉडी का काम क्या होता है? इसका कुछ नहीं होता है, इसका काम क्या होगा? और वो होगा तो मैं अभी रुक जाओ, अगले मैं बताऊंगा आपको। पहले ये समझ लो, यहाँ पे देखो, पहले समझ में आ गया आप लोगों को? ये बताओ, अगले देखो एकदम समझ लो। यहाँ पे देखो ये ओवरी है, क्या है? ये ओवरी है। इसका ये वाला रीजन कौन सा है? बीच वाला मेडुला, और आउटर साइड वाला कौन सा होता है? कॉर्टेक्स। जो एग का डेवलपमेंट होता है कौन से में होता है? कॉर्टेक्स। और मेडुला में क्या होता है? ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है प्राइमरी फॉलिकल, इसके बाद क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी दिखाई दे रहा है, इसके बाद टर्सरी, इसके बाद ग्रेफियल, और ग्रेफियल के बाद क्या होगा? यहाँ से देखो ये लिखा है ओवम, ये रिलीज हो गया, और ये बचा क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। जो ऊपर से मेम्ब्रेन आई थी भाई ओवम बच गई। अगर ये एग आगे जाके फर्टिलाइज हो गया, क्या हो गया? फर्टिलाइज। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये काम करेगा किसकी तरह? ग्लैंड की तरह, और बनाएगा कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। समझ गए? और प्रोजेस्टेरोन किसे क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। और अगर नहीं हुआ है फर्टिलाइज तो डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ ये? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सेकेंडरी oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage for this? That is the first polar body born out of first meiotic division. Divide further or degenerate. ये क्या बात है? Degenerate लिखा है at present we are not very certain about this. The tertiary follicle further change into the mature या फिर ग्रेफियन फॉलिकल। जो पोलर बॉडी तुम बात कर रही हो, ये डिजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सही है? ऐसे मान सकते हो। यहाँ पे अगले कह रहे हैं द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं? जो ना पहले सुना, सराउंडेड इट, और कह रहा है द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ये कह रहा है वहां से किसका रिलीज करना? किसको? सेकेंडरी oocyte को। उसी को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। जो कब होता है? 14 डेज। क्लियर? क्लियर हुआ? अगले देखो, बच्चे कहने चल के आ रहे हैं। अब बेटा मैं नहीं चल रहा हूँ, चल रहा है लगातार, बॉडी चल रहा है, ये सबके। पल्ले पड़ा या सो गए सब लोग? सो कौन रहा है? मैं देख लो आज लाइट नहीं है, इसलिए इस प्लान कर रहा है, अंधेरा सा लग रहा है मुझे। ये चला तुम अंधेरे में बैठ रहे हो आपको, अच्छा लग रहा है ना बेटा? एक बार इसको रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर अगर किसी को डाउट हो तो मैं एक मिनट टेबल बताऊंगा आपको, ठीक है? अब यूजेनेशन हो गया, आपको टेंशन नहीं है, इसके बाद कहानी फर्टिलाइजेशन होगा।
ये इसका काम कुछ नहीं होगा, ये अनइक्वल डिवीजन फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? वैसे होता है नहीं, वैसे होता है ये वाली रोटी एक सेल में दो में डिवाइड करेगी, एक सेल में डिवाइड नहीं करेगी। वरना देखते ना ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। अब सेकेंडरी साइड ये यहाँ पे वो लिख रहा है, ये इसलिए लिख रहा है कि यहाँ पे इसके बाद में जो डिवाइड किया है कुछ नहीं है, तो सेकंड होगा ये फॉर्मूला को काम करता है। तो नहीं हुआ इसका मतलब मैं बड़ी सी किताब देखूंगा तो समझता है कि ठीक है। चलो ये पढ़ लिया बेटा आप लोगों ने? पढ़ लिया बच्चों ने? ये बताओ किसी बच्चों का कुछ कंफ्यूजन अभी भी है तो मैं अगले और बताऊं इसमें बताऊंगा, रुक जाओ, इसमें बताऊंगा। वैसे सब लोगों को क्लियर हुआ कि किस टाइम क्या कहानी होती है? ठीक है। अब अगले देखो, आपकी ठंड क्यों नहीं आ रही है? क्या बात, आएंगे नहीं क्या? आपकी ठंड क्यों नहीं आ रही है? कहाँ आ रही? बहुत टाइम हो गया उसको। ऑनलाइन मंगा नहीं। ये देखो, यहाँ पे देखो ये लिखा है बेटा किसका? अब बोलो मत, देख लो, समझ लो बेटा। ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है? और ये क्या है? oogenesis। समझे इसको क्या है? ठीक है, एक बार समझ लो। देखो ये तो आपको बहुत पहले से पता है। प्यूबर्टी होती है, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, माइटोसिस होता है, क्या बन जाता है? प्राइमरी। फर्स्ट मेटाडिवीजन क्या बन जाता है? और सेकंड मेटाडिवीजन क्या बन जाता है? और डिफरेंशिएशन होता है उसके बाद। पता है सब लोगों को? सही है। अब
यहाँ पे कहानी आती है, किस पे आती है? यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखो, आप लोग जो अभी पूछ रहे थे मुझसे कि सर देखो यहाँ पे जो ये वाला होगा डिप्लॉयड सेल होगा, ये वाला कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा? देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ तक 46 क्रोमोसोम है, इसके बाद कितने हो गए? ऐसे ही फीमेल में होता है। अब यहाँ पे सुनो बात को, देखो ये तो ये देखो बेटा बातें कौन कर रहा है, यहाँ पे ये तो तब हुआ जब प्यूबर्टी आई थी, लड़कों में तब ऐसा होता है, ठीक है, मेल्स में। लेकिन फीमेल्स में कहानी बहुत लंबी होती है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे ओवोनिया सेल थे, और ये कब की बात चल रही है? फीटल लाइफ। फीटल लाइफ का मतलब अभी जन्म भी नहीं हुआ है। ओवोनिया सेल है, जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनी, यहाँ पे ओवोनिया, बस ओवोनिया में मेटोजोआ, यहाँ भी मेटोजोआ देखो, और क्या बना था? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड। अब यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट मेजर डिवीजन कंप्लीटेड पीरियड टू ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन से पहले होगा कंप्लीट, अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे कौन सी स्टेज होगी बताओ आप लोग? यहाँ पे वही तो होगी, यहाँ पे होगी तुम्हारी कौन सी? म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, वहां पे एरेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद बेड देखो, बर्थ होगा, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी, ये 3 कंडीशन होने के बाद प्यूबर्टी, मतलब 2 कंडीशन होने के बाद प्यूबर्टी आई। और प्यूबर्टी आने के बाद आपको बताया कि मैंने कहा था टर्सरी फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पे क्या हो रहा है? प्राइमरी oocyte किसमें हो जाता है? सेकेंडरी oocyte पे। और ये बताओ डिवीजन कौन सा होगा? म्यूसिस फर्स्ट। कौन सा होगा बेटा? म्यूसिस फर्स्ट होगा, और इसके बाद म्यूसिस सेकंड होता है। लेकिन यहाँ तक इधर देखो, ये देखो, ये सेकेंडरी oocyte होता है, यहीं पे होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? और उसके बाद की कहानी कब होती है? जब एग फर्टिलाइज होता है तब। समझ गए यहाँ तक? समझ गए? हाँ बताओ, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो, ये बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी से पहले कहानी यहाँ तक है बस कहानी इतनी। और इसके बाद प्यूबर्टी के बाद हर मंथ एक एग के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं सारे एग एक साथ होंगे, एक एग 1 महीने में, एक एग 1 महीने में। समझ गए? और कब तक? 50 साल तक। सही है? जिस एग का ओव्यूलेशन होना है वही एग का डेवलपमेंट होना है बस। म्यूसिस फर्स्ट, हाँ म्यूसिस फर्स्ट मैंने कहा था, म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ पर रुक जाता है कहानी। जब ये एग डेवलप हो रहा होता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है, तब होता है म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट। हाँ, इसके बाद बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। क्लियर? और सेकेंडरी oocyte क्या होगा? रिलीज हो जाएगा किससे? ओवरी से। और कहाँ जाएगा? एम्पलर रीजन। सही है? हर मंथ। अब हर मंथ फर्टिलाइज तो होगा नहीं, हर मंथ वो बॉडी से बाहर निकल आता है, ठीक है? ये होता है। ये बताओ बेटे सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट तो नहीं है? अब देख लो एक बार, फिर से देख लो। अगले हम लोग क्या है? अगले क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझते हैं, ठीक है? तो आप लोग पहले एक बार ये क्लियर हुआ? चलो इसको भी खत्म करते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? हाँ मैंने बताया था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बेटा ये क्या होती है? 28 डेज की एक साइकिल होती है। क्या होती है? जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो लगभग सारे एप्स में भी होता है, मंकी में भी होता है ऐसा, और फीमेल्स में, ह्यूमंस में तो केस में होता ही होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है यहाँ पे समझते हैं। मैंने जो कहानी बताई थी आप लोगों को, इधर देखो, कि जो एग था वो डेवलप हो रहा था, फॉलिकल क्या हो रहा था? डेवलप। फॉलिकल प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्सरी बना, मैच्योर बना। सही है? वो सब कहानी जो होती है वो इसी टाइम पूरी कहानी अब समझो क्या होता है। मैं ये तो बाद में पढ़ा दूंगा आपको, पहले समझ लो। यहाँ पे देखो मैंने कहा था कुछ नहीं था, लेकिन समझ लो पहले। यहाँ पे क्या होता है, हर किसी फीमेल्स का जो टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन का अलग होता है। पहले ये तो आपको सबको पता है, ठीक है? लड़कों को नहीं पता है। इसके बाद क्या होता है, मैं दूसरी बात करूंगा अगर, तो जो प्यूबर्टी का टाइम होता है वो भी सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी में 13 साल होता है, किसी 14 साल। लेकिन हम लोग जो टाइम देखते हैं वो कब देखते हैं? 14 साल। कितना लेते हैं? 14 साल बेसिकली देखते हैं। किताब में लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है 15 साल। सही है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये 28 डेज की एवरेज टाइम होता है। कितना दिन होता है बेटा? 28 डेज एवरेज टाइम पीरियड होता है 28 डेज का। उसके बाद 29 भी हो सकता है, 30 डेज भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो होता क्या है, अगर मैं फर्स्ट डे से लेके चलूं, कब से, ध्यान देखना, एक बार समझ लो इसका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट डे से कब तक, 5th डेज तक। कब तक, 5th डेज तक। एक पीरियड होता है, इसे बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन, या फिर बोलते हैं मेंसेस पीरियड। अब ये बताओ ये क्यों होता है, क्योंकि जो लास्ट मंथ वाला एग था वो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, तो उसको बॉडी से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो वो बॉडी से बाहर निकलेगा तो एंडोमेट्रियम जो होगी वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है विद ब्लड के साथ। क्या होता है, ये मेंसेस पीरियड होता है 1 से 5 दिन का, ठीक है। अब एग रिलीज हो गया, अब क्या होता है बेटा, 5th डेज के बाद क्या होता है, जो सेकंड एग है ना, अब दूसरा मंथ स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है सेकंड एग अब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा दूसरी ओवरी में। क्लियर हुआ इतना? तो मैंने जो बार बार अभी बता रहा था तुम्हें, एग प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, मैच्योर फॉलिकल, वो 5th डे से स्टार्ट होता है। कब तक होता है, 13 डेज तक, समझ गए। और इस वाले फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं, यानी कि ओवरी में क्या हो रहा होगा, फॉलिकल डेवलप। और इसको दूसरे नाम से एक और बोलते हैं, नहीं, प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोला तुमने, बोला हाँ, वो तो बोल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी तरफ होता हूँ। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूट्रस में एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है नैनी सेल का बनना, समझ गए। तो यूट्रस इधर तैयारी कर रहा होता है और ओवरी उधर तैयारी कर रही होती है। इसके बाद कौन सा दिन आता है बेटा फाइनली, 14 डेज। और इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। और इस दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो इसको हम बोल सकते हैं ओव्यूलेटरी फेज। समझ गए आप लोग। इस दिन जो मैंने बोला था सेकेंडरी oocyte, अब ध्यान सुनो, सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज होता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, सही है। अब ये 14वें दिन रिलीज होगा। अच्छा, अब 15वां दिन, 16वां दिन, आप लोग बताओ, अगर ये है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये क्या है, ओवरी है, और ये क्या है बेटा, यूट्रस है, यूट्रस है, ठीक है, समझ जाना इसे। यहाँ पे देखो, अब आप लोग ये बताओ मुझे, यहाँ से 14वें दिन क्या होगा, रिलीज होगा, रिलीज होगा, और ये कहाँ जाएगा, एम्पुला वाले रीजन में। अगर इस टाइम पे स्पर्म पहुंच गया तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज, क्या हो जाएगा। और जो बचा है, जो मैंने कहा डेवलप हो रहा है, तो ऊपर मेम्ब्रेन आ रही है, उसे बोलते हैं, जो बचता है वो ओवरी बच जाता है, उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, जो हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा बनाता है। अब देखो क्या होता है, अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, सही है। अच्छा, इसकी भी एक कहानी होती है, एग फर्टिलाइज तभी होगा जब LH और FSH का लेवल सबसे हाई पीक पे होगा, इन दोनों हार्मोन का। कौन सा बेटा, LH और FSH। वरना अगर एक बार बताऊं आप लोग, 15वें दिन तो ये और पास आ जाएगा, 16वें दिन तो और पास आ जाएगा, 17वें दिन तो और, 18वें दिन और, 19वें दिन और, तो एग फर्टिलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हर दिन एग ही फर्टिलाइज होगा फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किस दिन होता है, खाली 2 या 3 दिन होता है, समझ गए हम लोग। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एक ही दिन खाली LH FSH का लेवल हाई होता है। अब जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि किस दिन एग एवोल्यूशन हुआ है, सही है। और फिर बाद में वो क्या कहते हैं, अबे हंस लो, इतने साइलेंट क्यों बैठे हो फिर वो कहते हैं भगवान की देन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब उन्हें क्या पता, 14वां दिन मिस ही नहीं किया। तो यहाँ पे देखो, इसके मतलब अब ये देखो, अब इसके बाद अगर हम बात करें, अब मान लो 28 डेज, कब बात करें, ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और 28 दिन के बाद, अब आप लोगों को पता है 14वें दिन से वो ये यहाँ पे था, अब 14वें दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, 28वां दिन। कौन सा आएगा बेटा, 28 दिन। आप तो ऐसा नहीं बताते हो, वैसे मैं कितनी कठिन कहानी तो बता रहा हूँ आप लोगों को। आप कहते हो ये बायोलॉजी का पोर्शन है। 28 डेज की कहानी आ गई। और इसको पता है कौन सा फेज बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। कौन सा बोलते हैं, एक मैंने क्वेश्चन देखा था सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो यही होता है। कौन सा होता है, ल्यूटियल फेज। और इसके बाद अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है, ये वाला कहानी फर्स्ट डे से स्टार्ट। और अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या होता है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप, यानी कि ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और मैजिस्ट्रेट द्वारा
नहीं होगा। समझ गए हम लोग? इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं क्या, इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि पहचान। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ? ये देखो थोड़ा ना, अबे क्या लिखोगे, मैंने इतना गंदा लिखा है, दिख भी नहीं रहा होगा हम लोग। समझ गए क्या कब क्या होता है? चलो पढ़ लेते हैं इसको, हटा दो इसे। अगर कोई लिखना चाहे समझ में थोड़ा बहुत आ रहा हो तो लिख लो। टाइम दो, बताओ। फोटो ले रहे हो, फोटो से क्या कर लोगे? चलो जो फोटो लो तो जाओ एक मिनट, इसको मैं सही लूँ, ये तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कतई पक्का, क्योंकि मैं ही नहीं समझ पाऊंगा मेरी राइटिंग में, तो मैं क्या करूँ? ये बेटा मुझे लगता है ये नॉलेज जो है ये हर किसी को पता होनी चाहिए, समझ रहे हो? और जनसंख्या जो ग्राफ बढ़ाता वो इसी चक्कर से बढ़ाता, क्योंकि उस टाइम पे अनएजुकेटेड लोग ज्यादा थे, समझ गए? और अब क्या है, एजुकेटेड लोग हैं, जनसंख्या ग्राफ फिर से सही हो जाएगा, हल्की होगी। आपको पता है सारे एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, पहले कैसे लोग थे? अनएजुकेटेड, और उनका पहला बाकी रहता था इसमें हमारी क्या मर्जी है, तो भगवान की मर्जी है, बच्चे देना ना देना ना, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बात कभी गलत है, समझ गए? जब और उस टाइम पे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कुछ उनको पता ही नहीं था क्या होता है, समझ रहे हो? और ये तो एक नॉलेज है बेटा, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? ये तो नॉलेज है और सबको पता होनी चाहिए, चाहे मैथ वाला हो चाहे कॉमर्स वाला हो। मैं तो समझता हूँ कि अगर जो सरकार कहती है जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इतना काम करवा रही है, इससे अच्छा तो 2-4 टीचर बायोलॉजी के लगा के हर गाँव में समझा दे तो ये नहीं होगा। रिलेटिव आ रहा हूँ मैं, गाँव जाके माइक लगा के टीवी लगा के ये समझाते पूरी प्रोसेस, तो वो समझ जाएंगे कि किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या नहीं है, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। मेरे गांव में खुद ऐसा केस हुआ है कि एक लड़के की, जिसका लड़का है मतलब, उसकी लगन आ रही थी और उसकी ही मम्मी के बच्चा हो गया उसी दिन। मन नहीं समझेगा क्या कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो? अब आप लोग सोचो कि कितनी ज्यादा उनकी क्या अब मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ। अगर उनसे पूछा जाता तो वो यही कहते कि भगवान की देती है, उसमें हमारा क्या रोल था? वो यही सोचते कि भाई भगवान ने दिया तो हमको खा, ऐसे बोलते ही खा लेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा जिंदगी में आ गया तो। लेकिन ये कुछ नहीं है बेटा, इसी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ ये बात कि कहीं ना कहीं हम लोग अगर अपने आप को ये सिखाना बहुत जरूरी है, सही है? और आप लोग भी एक बात और बताऊं, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, चैप्टर चल रहा है। जनसंख्या बढ़ने से एक आदमी का नुकसान नहीं है, ये सभी का नुकसान है। और दूसरा बात क्या है, आने वाले टाइम में इतना ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगा, लोगों को रहने के लिए, एजुकेशन के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा कि सोच नहीं सकते आप लोग, समझ रहे हो? तो यहाँ पे वही बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार, सही है? वो वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए। हाँ, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप गांव में जाके मोहल्ले में जाके सबको बताओ तो लड़ाई करेंगे आपसे, कहेंगे तू कौन होता है? मैं, हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, तेरे तो ना जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन हाँ, आप इतना कर सकते हो अपने फैमिली में, अपने सिस्टर या अपने ब्रदर जो भी हो तुम्हारे रिलेशन में खास होते हैं, उनसे आप कह सकते हो छोटा परिवार बनता है। मुझे लगता है कि लोग समझदार हो गए, बहुत ज्यादा बच्चे करने में वो ये सोच नहीं रखते। पहले के लोगों में ये मानना था ना कि लड़का होना जरूरी है, चल लड़कियां 10 हो जाए फिर भी लड़का जरूर होना चाहिए। ऐसा भी केस होता है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा 2-3, ठीक है? इससे आपको सीख मिले और आपको अगले आने वाली पीढ़ी को फायदा मिले, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ बेटा? हो गया? चलो तो हम इसकी वो पढ़ लेते हैं ना, क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और ये एग्जाम्पल मेरे गांव का नहीं है, मुझे लग रहा है ये बहुत सारे गांवों का आपके आसपास ऐसे एग्जाम्पल होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि हमारे एक है, उनके 7 लड़कियों के बाद लड़का होगा, 7 लड़कियों के बाद। और वो बेचारा जब लड़का बड़ा हुआ तो वो तो एक्सपायर हो गए, लेकिन वो बेचारा शादी नहीं कर पा रहा उनकी। अब वो बताओ, अब वो मैं सही बता रहा हूँ, वो शाम को अपने पापा को गाली दे रहा होगा कि मुझे पैदा करके डाल दिया। अब एक बार बताओ, आज शादी करना क्या आसान है? एक लड़की की शादी करने में आदमी को जल्दी लग जाती है, अगर मिडिल फैमिली से तो 2 लड़कियों की शादी करने में। और सोचो 7 बहनें हो इसकी और जमीन बहुत कम हो, मतलब एक लो फैमिली से हो, वो कैसे करेगा? उसका मतलब ये हुआ कि उसके पापा ने उसको पैदा करके खाली इसीलिए डाला है कि तू बेटा शादी कर, जिंदगी में बर्बाद नहीं रहे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे कोई ये है, अब कोई यहाँ पे किस्मत को दोष देने लगे
या यहाँ पे कोई ये कहने लगे तो ये तो पुरानी भावना है, तुम लोग पढ़े लिखे हो, एजुकेशन तुम्हारे पता है, सब तुम्हें नॉलेज है, तो कैसे कह सकते हो कि कर्म ने कर्म में लिखा था? कर्म क्या होता है? खुद को भी तो कंट्रोल करो, तो कहीं ना कहीं अरे सोचना चाहिए आप लोगों को। तो ये पुरानी धारणा हो गई, अब तो लड़का हो या लड़की सभी बराबर होनी चाहिए। और अगर आपका एक फैमिली प्लानिंग होना चाहिए कि 2 बच्चे करने हैं तो 2 ही करने हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो या कुछ भी हो, समझ गए आप लोग? तो इसीलिए बहुत सारे मैं बताऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे सरकार द्वारा योजना चल रही है, क्यों? जनसंख्या ना बढ़े। लेकिन उसका मेन रोल मैं ये मानता हूँ कि पहले के लोग अनएजुकेट थे, ये सबसे बड़ा रोल था। वो पूरी जो ये जो कहानी थी इसको मानते थे कि भगवान के ऊपर, मतलब भगवान या अल्लाह के ऊपर मानते थे, वो अपना कोई गलती नहीं समझते थे, समझ गए आप लोग? अपने आप को मानते थे कि हमारा क्या रोल है भाई, वो तो क्या कर रहा है, मजे कर रहा है, देखो चलो पढ़ते हैं देखो। और ये बेटा नॉलेज सबको देना चाहिए, और सरकार ऐसा करे कि गाँव जाके लोगों को ये सिखाए पहले, जब तक लोग सीखेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे? और ये मैं स्पेशल नहीं कर रहा हूँ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, तुम तो बायोलॉजी के हो ही, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि तुम तो बायोलॉजी के ही हो, तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ वालों को, हिस्ट्री वालों को, जो भी बच्चे हो सबको बताना चाहिए, सही है? और उन्हें नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या कब क्या होता है, ठीक है? अगले देखो अब पढ़ने में से कह रहा है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मंकी होता है, एप्स और ह्यूमन, इन सब में होता है। कह रहा है इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन begins at puberty and is called, क्या बोलते हैं इसको? मीनाक्षी, क्या बोलते हैं? मीनाक्षी बोलते हैं, मीनाक्षी, ठीक है? अगले देखो, अरे मीनाक्षी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट कितने दिन? 28 से 29 दिन। कह रहे एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द, ये आपको सब पता है ना, अभी मैंने समझाया, वही सब लिखा हुआ है, देख लो एक बार। वन ओवम रिलीज ड्यूरिंग द मिडल, of each menstrual cycle, the major event of menstrual cycle are so in figure थे, अभी फिगर देख लेंगे, ठीक है? उसको भी समझ लेंगे एक बार। कह रहा था साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स एंड इट लीस्ट 3 से 5 दिन लिखा है, ठीक है? एवरेज लिखा है बेटा, ये कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है? कि 3 दिन होगा, 4 दिन, 5 6 दिन भी हो जाता है कभी, ठीक है? अगले कह रहा था मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्या होता है? एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है। और कह रहा है लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू, और ये कहां से कम आउट होता है? वजाइना से। अगले कह रहा है मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब आप लोग बताओ बेटा, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स तभी तो होगा जब जो रिलीज ओवम हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तभी तो होता है। अगर हो जाएगा तो क्या होगा? तो अगला मेंस्ट्रुएट होगा ही नहीं। कह रहा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साफ-साफ लिखा है, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड अगर अब्सेंट है तो इसका मतलब वो इंडिकेटर किसका है? प्रेगनेंसी का। अगले कह रहा है हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ईटीसी। अब यहाँ पे आपको पता है बेटा इतना ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंडीशन तो आएंगी, सही है? होता नहीं, कभी सर दर्द होता है, कभी फीवर आ जाता है, बहुत सारे केस होते हैं, ठीक है? इसीलिए होते हैं क्योंकि हार्मोन का डिसबैलेंस इतना होता है। अगर सोचो एक हार्मोन का अगर डिसबैलेंस हमारी बॉडी में हो गया नॉर्मल, तो आप लोगों को सोचो जरा सा हार्मोन सीजन होता है तो गुस्सा आ जाता है, होता ही नहीं होता है? तो बॉडी एकदम चेंज हो जाती है। और सोचो ये इतना ज्यादा हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस हो 28 एज में तो क्या होगा, है ना? तो ये तो स्वाभाविक बात है। स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ वगैरह ये सब, ठीक है? तो मेंस्ट्रुएशन फेज फॉलो बाय द फॉलिकुलर फेज। इसके बाद कौन सा फेज होता है बेटा? फॉलिकुलर। मैंने कहा था ये कहाँ होगा? ओवरी में। कहाँ होगा? या लिख लो जाए इन ओवरी। कहाँ होगा बेटा? इन ओवरी। कौन सा फेज? फॉलिकुलर। कह रहा है ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ fully mature Graafian follicle. कह रहा है and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation। और ये कहाँ होता है? यूट्रस में, इसीलिए इसको बोलते हैं proliferative phase। क्या बोलते हैं? अगले कह रहा है these change in the ovary and the uterus are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone। और यहाँ से चेंज क्या होते हैं? पिट्यूटरी और
ओवेरियन हार्मोन। अगले कह रहे थे सीक्रेशन ऑफ, हो जाएगा खत्म? नहीं हो पाएगा है? चलो ये डायग्राम समझ लो एक बार, ये तो हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है, ये पूरा तुम्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया गया है, ठीक है, किस इवेंट में क्या होता है। देखो सबसे पहले कह रहा है ये पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। ये वाले कौन से हैं बेटा? ओवेरियन। और ये वाले कौन से हैं? ओवेरियन इवेंट। और ये हार्मोन के लेवल है, ओवरी वाले। और ये कौन से? यूट्राइन। और ये क्या है? दिन, 1 से लेके 29 दिन। समझ गए आप लोग? तो किस दिन क्या होता है साफ साफ देखो, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले ये ब्लड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? मेंसेस पीरियड। तो ये कब है? 4 दिन में दिखा रहा है यहाँ पे, 4-5 दिन सही है, ऐसे मान लो। इसके बाद 5 से लेके देखो 14 दिन तक है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये बन रही है लगातार यूट्रस में, क्या बन रही है? एंडोमेट्रियम, ये बन रही है। अब देखो 14वें दिन देखो इसका लेवल हाई है एस्ट्रोजन का, जिसे बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, और इसका भी लेवल हाई होगा, LH और FSH। समझ गए? इसीलिए इस दिन होता है क्या? ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से 1 से लेके 13-14 दिन जो हैं उनमें देखो फॉलिकल डेवलप हो रहा था, एक बन रहा है नहीं बन रहा है? देखो ये है प्राइमरी ओसाइट, इसके ऊपर कौन से सेल है? ग्रेनुलोसा। इसके बाद ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये भी है। इसके बाद यहाँ थीका मेम्ब्रेन होगी, एंट्रम कैविटी आ गई, ये डेवलप हो गया, पूरा मैच्योर हो गया। और ये कब हुआ? 1 से लेके 13 दिन तक। और डेवलप होने के बाद देखो यहाँ सेकेंडरी ओसाइट निकल गया, ये यहाँ पे बचा है। जो बचा है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? और इसके बाद देखो हार्मोन का लेवल मेंटेन, खाली बताओ LH का लेवल किस दिन हाई हुआ है? खाली 14 दिन। और बकाया दिन कैसा रहा है? नॉर्मल रहा है, सही है। और इस दिन क्या है? एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई है, और उसके बाद क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत हाई रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ क्यों हाई है? क्योंकि बेटा ये कॉर्पस ल्यूटियम ही तो बनाता है प्रोजेस्टेरोन। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम अपने आप क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन। बस ये चलता है, समझ गए? तो ये कहानी तुम्हारी किसकी थी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी कुछ पॉइंट्स बचे हैं, ये पढ़ेंगे कल को, ये पढ़ेंगे। कितना बचा है? चलो 2 दिन में खत्म हो जाएगा कभी, ठीक है। और अब अगर आप लोग मेहनत करते रहो बेटा, हंसी मजाक भी करते रहो, लेकिन मेहनत करते रहो, ठीक है। हंसी मजाक का मतलब पढ़ाई संबंधित, ठीक है। चलो ठीक है, बगैर हम लोग